कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो शायद पूरी कहानी नहीं है। क्या हो अगर कोई ऐसी छुपी हुई ताकत हो जो सदियों से मतलब हजारों सालों से घटनाओं को अपने हिसाब से मोड़ रही हो। आज हम लेखक कर्मा नायक के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिद्धांत है द सिंडिकेट के बारे में। नायक का कहना है कि ये एक ऐसा समूह है जिसने गुपचुप तरीके से इतिहास की पूरी धारा को ही कंट्रोल किया है। और देखिए, ये कोई मामूली साजिश की थ्योरी नहीं है। ये तो हमारे अतीत की पूरी समझ को एक सीधी चुनौती है, एक सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसी स्ट्राइक जो हमारी दुनिया की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देती है। और सच कहूं तो यही वो धमाकेदार आइडिया है जो आज की हमारी पूरी बातचीत को एक फ्रेम देगा। तो सवाल ये है कि ये सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, ये हमें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया फिल्टर देता है। इसके हिसाब से द सिंडिकेट सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं है। नहीं, ये एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, सोचने का एक खास तरीका जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस आगे बढ़ता रहा है, और इसका एक ही मकसद है, कंट्रोल और शोषण। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि शायद हमारी सभ्यता खुद। ये कहानी है बनाने वालों और मिटाने वालों की, किसान की और शिकारी की। स्रोत इसे दो क्रांतियों का टकराव कहता है, एक तरफ हरित क्रांति और दूसरी तरफ पिंक क्रांति। चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं के इस टकराव को थोड़ा और समझते हैं। बस एक बार सोचकर देखिए, दो दुनियाएं हैं जो आमने सामने हैं, टकरा रही हैं। एक दुनिया है सृजन की, जिसमें सब कुछ भरपूर है। ये है स्वदेशी हरित क्रांति। ये कृषि पर टिकी है, बीज की ताकत पर, मतलब आत्मनिर्भरता पर। और फिर दूसरी दुनिया है कमी की, विनाश की। ये है यूरेशियाई पिंक क्रांति, जो वध, शोषण और नमक पर आधारित है। यहाँ नमक का मतलब है व्यापार पर निर्भरता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच हजारों साल तक जिंदा कैसे रह सकती है? इसकी असली ताकत का राज क्या है? जवाब इसके कोर सॉफ्टवेयर में छिपा है। जी हाँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसे चलाता है। तो ये सिंडिकेट चलता है अहंकार और अस्वीकार के एक, कह सकते हैं, जहरीले कॉकटेल से। मतलब ये कभी अपनी गलती नहीं मानता और अपने जुल्मों को, अपने शोषण को भगवान की मर्जी या परंपरा बताकर सही ठहराता है। और इसका एक ही लक्ष्य है, बस सत्ता में बने रहना। और इसके लिए ये अपने झूठ को वक्त के साथ अपडेट करते रहते हैं। अब ये जेनेटिक बीमारी शब्द सुनकर धोखा मत खाइएगा। ये कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है जो किसी को लग सकती है। नहीं, ये दिमाग का एक वायरस है, एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक जेनेटिक बीमारी है जो पीढ़ियों से फैल रही है और अलग अलग संस्कृतियों को भेदभाव के रोग से इन्फेक्ट कर रही है। और ये बीमारी ये एक गिरगिट की तरह है जो रंग बदलती है। पश्चिम में जाएं तो ये नस्लवाद का नकाब पहन लेती है, और पूर्व में ये जाति व्यवस्था के पर्दे के पीछे छिप जाती है। लेकिन ऊपर से कुछ भी दिखे, अंदर अंदर ये विभाजन और शोषण का वही एक भयानक राक्षस है। तो सवाल फिर वही है, ये सिंडिकेट अपनी पकड़ आखिर बनाए कैसे रखता है? इसका तरीका है सच्चाई के खिलाफ एक जंग छेड़ देना। इसका सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बम नहीं है, बल्कि अतीत को, यानी इतिहास को फिर से लिखने की ताकत है। और ये एक तरह से पहचान की चोरी है। जो स्वदेशी नागवंशी थे, वो शानदार इंजीनियर्स जिन्होंने बांध बनाए, नदियों के बहाव को कंट्रोल किया, उन्हें ही असुर यानी राक्षस बताकर बदनाम कर दिया गया। सोचिए, उनकी पूरी विरासत मिटा दी गई और उनके सारे संसाधन लूट लिए गए। सिर्फ इतिहास ही नहीं, इन्होंने तो भाषा को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बदल दिया। जैसे मांस शब्द, पहले इसका मतलब था जानवर का मांस, लेकिन इसे बदलकर फल का गूदा कर दिया गया। या फिर हत्ता, जिसका मतलब था जान से मारना, उसे हल्का करके धीरे से मारना बना दिया गया। ये सब क्यों? ताकि अपने शिकारी अतीत को छुपाया जा सके। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। तो ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये है शब्दों की डकैती, एक तरह का भाषाई आतंकवाद। मतलब भाषा, जो बातचीत का, संवाद का हमारा सबसे बेसिक टूल है, उसी को धोखे का हथियार बना दिया गया। लेकिन ये सब बातें सिर्फ पुराने इतिहास की नहीं हैं। ये जो पुराना संघर्ष है वो आज भी जारी है, बस एक नए रूप में, एक अपडेटेड रामराज की आड़ में हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। तो क्या ये सोच, ये मानसिकता दुनिया के किसी एक कोने तक ही सीमित है, या फिर ये एक ग्लोबल महामारी बन चुकी है?
स्रोत का तर्क ये है कि इस पुरानी यूरेशियाई कबीलाई सोच की गूंज आज सत्ता के गलियारों तक में सुनी जा सकती है। अब यहाँ ये बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत के विश्लेषण को सामने रख रहे हैं। ये विश्लेषण अमेरिका, इजराइल और भारत में चल रहे कुछ खास राजनीतिक आंदोलनों को एक ही वैचारिक धागे से जोड़ता है। तो क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या इस वैचारिक बीमारी का कोई इलाज भी है? हाँ, इस विश्लेषण का जो आखिरी हिस्सा है वो एक समाधान पेश करता है। कर्मा नायक के काम में सुझाया गया एक इलाज। देखिए, इसका इलाज कोई गोली नहीं है जो खाई जा सके। ये एक बहुत बड़ा, एक भूकंप जैसा बदलाव है हमारी चेतना में। इलाज है मानसिक स्वतंत्रता पाना, मतलब शोषण और प्रभुत्व पर आधारित इस पूरे सिस्टम की जंजीरों से खुद को आज़ाद करना। और हमारी आज़ादी का ये राज कहीं आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन में है। असली ईश्वर कोई दूर बैठा भगवान नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर जो जीवन है, जो प्रकृति है, वही है। बस ये एहसास कि प्रकृति ही परमेश्वर है। और आखिर में विकल्प बस दो हैं, निर्भरता का नमक या फिर आत्मनिर्भरता का बीज। नमक वो व्यापारिक चालाकी और शोषण के आकर्षण का प्रतीक है, और बीज वो सृजन की शक्ति और आज़ादी के वादे का प्रतीक है। स्रोत के मुताबिक हमारा भविष्य इसी पर टिका है कि हम इन दोनों में से चुनते क्या हैं। और हम आपको इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये पूरा सिद्धांत हमें उन सब चीज़ों पर सवाल उठाने की चुनौती देता है जो हम शायद अपने अतीत के बारे में सच मानते आए थे। अगर इतिहास सच में बस एक फिल्टर है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, तो क्या होगा अगर हम इस फिल्टर को बदलने की हिम्मत करें? कौन-कौन से छुपे हुए सच सामने आ सकते हैं?